लैंग्वेज अच्छी है तो काफ़ी कामों का और थोड़ी सी आप मेहनत कर लेते हैं ना तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ग्रामीण में बात करें तो अभी टेक्नोलॉजी का कितना की योगदान रहा है या कितना ईजी हो गया? अनेक हो गए हैं टेक्नोलॉजी को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनको आप बड़ा अच्छा सिखा भी दोगे ना तब भी वो एक उम्र के फर्क के कारण उन चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से नहीं आप कर सकते, तो पर फिर भी करने वाले कर लेते हैं। बारों में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, उनके बच्चे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ऊपर से कोई स्कीम आ गई और गांव को या नीचे ग्राउंड लेवल पर उसकी जरूरत नहीं थी बात, या उनको पूछा ही नहीं गया कि क्या उसकी जरूरत है भी कि नहीं, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गेटी थिएटर का मेंबर था मैं, सारे प्लेस वगैरह किया करता था और पार्ट टाइम जॉब करते थे हम ऑल इंडिया रेडियो में, न्यूज़ कास्टर की या प्लेस वगैरह किया करते थे। तो उसमें अगर आपकी अल्फाज की अदायगी, शब्दों का जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, अगर ये अच्छा है तो शब्दों से खेलना तो आप आसानी से ये काम कर लेते हैं। जब आपके पास लैंग्वेज है ना तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। आदमी का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ है? जहाँ उसके पास लफ्ज़ों की कमी है, प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। हमारे ही कई लोग देखे होंगे आपने फिल्मों में या राजनीति में, लफ्ज़ बड़े अच्छे होते हैं उनके। प्रेस कॉन्फ्रेंस डील करते वक्त आप शशि थरूर साहब को देखिएगा, कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं वो। लैंग्वेज है तो लोग डरते हैं उनसे। मूवीज़ की बात में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो फिल्मी एक्टर शाहरुख खान है, आप उनको एक्टिंग पे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डील करते हैं ना, डील्स इट सुपर्बली, क्योंकि लफ्ज़ हैं उनके पास, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। तो मेरा भी यही कहना कि अगर आपके पास लैंग्वेज अच्छी है तो काफ़ी कामों का और थोड़ी सी आप मेहनत कर लेते हैं ना तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सर अभी ग्रामीण में बात करें तो अभी टेक्नोलॉजी का कितना की योगदान रहा है या कितना ईजी हो गया? कुछ चीज़ें ईजी भी हो गई हैं, कुछ चीज़ें मुश्किल भी हो गई। ईजी तो बहुत हो गई। अब जैसे आज की डेट में आपकी किसी पंचायत में कोई काम चला हुआ है, मैं उसको ऑनलाइन नहीं से चेक कर सकता हूँ कि क्या हुआ है काम। पहले कहाँ पता लगता था, वहाँ से कागज आता था जी हो गया पेमेंट कर दो। लेकिन आज की डेट में जो भुवन ऐप है उस पर जियो टैग जो हुआ है, हम आपको बता सकते हैं कि मनरेगा में ये किया गया कार्य, इस पर इतना पैसा खर्च हुआ है और उसकी आज की डेट में सिचुएशन क्या है। पूरे जिले में कोई भी किया गया कार्य यहाँ पे देखा जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का फायदा जरूर है, लेकिन हमें थोड़ी सी कमी ये रहती है कि हमारे बहुत से लोग जो थोड़े पुराने हो गए हैं टेक्नोलॉजी को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनको आप बड़ा अच्छा सिखा भी दोगे ना तब भी वो एक उम्र के फर्क के कारण उन चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से नहीं आप कर सकते, तो पर फिर भी करने वाले कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क पड़ा है, पर कुछ चीज़ें ना टेक्नोलॉजी के कारण मुश्किल भी हो गई। जैसे मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर डेली चेंज हो रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर जब डेली चेंज होते हैं तो जैसे मनी ट्रांजैक्शन होती है, कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर का मसला आ जाता है। कई बार हमारी सैलरीज रुक जाती हैं, क्योंकि मेरी जो स्कीम्स हैं वो लगभग 100% वो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा स्टेट को आएगा, स्टेट से हमें आएगा, तो कई बार सॉफ्टवेयर चेंज होने की तरफ से बीच में कई तरफ पैसा अटक जाता है। जैसे अभी मैं SBM की बात करूं तो जो पैसा अप्रैल में आना था वो अब आया है, तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स ही बता रहे थे। तो वैसे बात तो अच्छी है, अगले साल तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब भी सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं प्रोसेस में। चलिए वो तो सभी जगह है। अभी सर पीछे कोरोना में किस तरह से मतलब स्कीम्स में या गांव में किस तरह से फर्क रहा? कोरोना के दौरान मेरा 2 जगह का टेन्योर है। एक तो मैं PUD-RDA हमीरपुर था, उससे पहले मैं BDO कांगड़ा था। कोरोना के दौरान मैं सच कहता हूँ हमारी मनरेगा स्कीम ने बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। कोरोना के दौरान जब लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया था, सारे बेनिफिशियरी, सारे लोग जो कि बाहर काम करते थे, चंडीगढ़ वगैरह या दिल्ली वगैरह, वो सारे वापस आए। तो रोजगार कहाँ से मिलना था? तो उनको उन्हीं के खेतों में मजदूरी करने के लिए मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है उन दिनों, और बड़ी अच्छी स्कीम साबित हुई है उन दिनों। लोगों ने अपने ही खेतों में कटिंग की और उसी की उनको दिहाड़ियाँ दी गई मनरेगा के तहत। उन दिनों एक पावर मिली थी DC साहब को, बाद में वो BDOs को दे दी गई थी कि आप बिना ग्राम सभा के या बिना ग्राम पंचायत के या बिना पंचायत समिति की या बिना जिला परिषद में पास किए किसी प्रस्ताव को BDO और DC साहब उस काम को सैंक्शन देने की शक्ति उनको दे दी गई थी। तो उससे काफ़ी लाभ मिला।
काफ़ी लाभ मिला। तो कोरोना के दौरान बहुत मदद हुई है। फिर जो कोरोना के दौरान ही हमारे वॉलंटियर्स रहे पंचायतों के, जैसे रेवेन्यू से आपके पटवारी आए, हमारी तरफ से पंचायत सेक्रेटरीज आए, तो मिलजुल के इन्होंने कोरोना के तहत एक वॉलंटियरशिप का काम बड़ा अच्छा किया है। तो ऐसी महामारियों के साथ डील करने में तो हमारा रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जो है वो नंबर 1 या नंबर 2 पे तो रहेगा ही रहेगा। हम और रेवेन्यू, मतलब हम और हमारे पटवारी मिल के साथ ही काम करते हैं इसमें। तो कोरोना के दौरान तो इवन के मैं आपको बताऊं कि जब बाहर से लोग आते थे, उनके वो कोरोना टेस्टिंग चेकिंग बॉर्डर पे उनको रोका जाता था, उनको कहाँ भेजना है, ये सारा रिकॉर्ड हम ही तो रखते थे। डीसी साहब के पास ये सारा रिकॉर्ड हम ही ग्राउंड जिला स्तर पे, हम ही ग्राउंड लेवल पे काम करके हम ही उनके पास पहुंचाते थे। एक और चीज आती है कि ऊपर से कोई स्कीम आ गई और गांव को या नीचे ग्राउंड लेवल पर उसकी जरूरत नहीं है कई बार, या उनको पूछा ही नहीं गया कि क्या उसकी जरूरत है भी कि नहीं, ऐसा कुछ होता है? वैसे ऐसा नहीं होता है। ऊपर भी जो स्कीम्स बनती हैं वो लोगों के ऊपर बहुत साल रिसर्च करके बनती हैं। गलती हम अधिकारियों की कहीं पे रह जाती है कि उस स्कीम को जमीनी स्तर पे हम ढंग से बता नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बताना नहीं चाहते, बता नहीं पाते। जैसे बीपीएल की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, हम पूरी जोर शोर से उन गाइडलाइंस को बता रहे हैं, अक्टूबर तक का टाइम रखा है, पर अभी भी लोगों में कंफ्यूजन्स हैं। 1-2 साल में लोग उन चीज़ों को सीख जाएंगे। स्कीम में कमी नहीं होती। उस स्कीम को हम कई बार अपनी अक्षमता नहीं बोलता मैं, पर थोड़ा सा कई बार कार्यभार अधिक हो जाने की वजह से भी जनता के बीच में उन स्कीम्स को हम बताने में थोड़ा कई बार ढीले तो नहीं, असफल रह जाते हैं। उसमें थोड़ी सी मेरी ना जनता से भी शिकायत रहेगी। हमारी ग्राम सभा बड़ी जरूरी होती है। ग्राम सभा में हर एक स्कीम का, हर एक डिपार्टमेंट की स्कीम का, सरकार की हर एक स्कीम का पूरी तरह से व्याख्यान करना जो है वो आवश्यक है। परंतु हमारे भी बहुत से लोग जो है वो ग्राम सभा अटेंड नहीं करते, बाद में शाम को आके साइन कर जाते हैं ताकि उनकी हाजिरी लग जाए। अगर वो 3 घंटे ग्राम सभा में बैठ के उन स्कीम्स को सुन जाएं तो कितना लाभ होगा। नेट का जमाना है, जो चीज ग्राम सभा में सुनी उस चीज को नेट पे भी चेक कर लें, है ना, क्रॉस चेक कर लें कि कहाँ पे कोई कुछ और तो नहीं बोल गया। तो सोल्यूशन तो है, पर धीरे धीरे अब आपका संचार व्यवस्था बढ़ रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये कंफ्यूजन जो है ये दूर हो जाएगा। पर ऐसी कोई भी स्कीम नहीं होती जिसकी जनता को आवश्यकता नहीं है। हम एसबीएम चला रहे हैं, एसबीएम की आवश्यकता क्यों नहीं है? गंदगी तो पड़ी हुई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। मनरेगा के तहत हम रोजगार दे रहे हैं। आप माने ना माने कि हमारी जो महिलाएं हैं 2007 से पहले जो घर बैठी रहती थीं, उनकी जेब में अपने खर्चे के पैसे नहीं होते थे। उनकी रिलायंस जो है वो मनरेगा के बाद ही आई है। चाहे खर्चे के लिए उनके हाथ में 10,000 रुपए ही आए, पर आए तो सही। अब आज की डेट में देखिए, जो यंग जनरेशन है 20-22 साल की, आप उनको थप्पड़ मारो या चांटे, वो कभी भी खुले में वॉशरूम नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम चले जाते थे। हमें तो खुद ही कई बार पेरेंट्स बोलते थे कि वहां यार गंद पड़ा होगा, तू ऐसे करो जंगल में चला जा। अब नहीं है। अब आप किसी बच्चे को बोलो कि तू उस पेड़ के नीचे वॉशरूम चला जा, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसके दिमाग में हमारी दी हुई स्कीम्स घुस चुकी हैं कि हमने गंदगी नहीं फैलानी। आज की डेट में हमारी उम्र का बंदा हो सकता है गलती से गाड़ी में कुरकुरे खा के चिप्स बाहर फेंक दे। छोटे बच्चे नहीं फेंकते, वो गाड़ी में रख लेंगे, क्योंकि अब उनके दिमाग में गंदगी को साफ करने का जो सरकार ने डाला है ना कि करना है हमने, वो आ रहा है धीरे धीरे। तो वक्त लगता है। तो मतलब मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसका लाभ नहीं है। सर, आपकी कुछ सक्सेस स्टोरी रही होंगी कि कुछ बदलाव देखे होंगे आपने? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। बदलाव कभी भी बिल्डिंग में नहीं होता, इंसान की बॉडी या इंसान की शक्ल या उसकी दाढ़ी मूंछ में नहीं होता, बिहेवियर में होता है। जिस दिन इंसान का बिहेवियर बदलने लगे ना, उस दिन समझो हम कुछ तरक्की करने में कामयाब हो गए। जिस दिन इंसान को लगने लगे ना कि मेरे इस काम से दूसरों को परेशानी हो रही है, उस दिन हम तरक्की कर गए। तो पहले तो हम कैसे गंदगी डालते थे, कितना फर्क आ गया ना। आपने एक वक्त गौर किया होगा, जब आप छोटे थे सड़कों के दोनों तरफ गंदगी पड़ी होती थी, कितनी परेशानी होती थी उस वक्त। अब कितना फर्क आया है। तो चेंजेस तो बहुत है। जिन महिलाओं को पहले हम मनरेगा का रोजगार देते थे, अब वही महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपनी ही अचार बड़ियां पापड़ चटाइयां बना के बेच रही हैं। और दूर क्यों जाएं, अभी आप धर्मशाला में देखें, एक हिमीरा की शॉप हमने वहां पे खोली है डीपी ऑफिस के बाहर। एक डीसी साहब के एंट्री पे है,
एक हम चमुंडा में खोल रहे हैं, आप इन दोनों दुकानों को देखिए, महिलाओं ने इतनी शानदार पैकिंग रखी है। आपको चाय मिलेगी वहां जो महिलाओं ने खुद बनाई है, कैमोमाइल टी मिलेगी, आपको तुलसी टी मिलेगी, शानदार बड़ियां मिलेंगी, सीरा तकीरा नाम की चीजें मिलेंगी, बांस के बने हुए वो डिजाइन मिलेंगे जो कि बढ़िया करके बिक रहे हैं। तो आज से 20 साल पहले आपने सोचा था कि इस तरह की चीजों की भी इस तरह पे दुकानें खुलेंगी? आप उन महिलाओं से मिलना जो महिलाएं आज से 15 साल पहले घर से बाहर निकलने से घबराती थी, आज वो टूर पे बंगलौर जाती हैं, हैदराबाद जाती हैं, बिहार उड़ीसा जाती हैं, अपना सामान निकाल के अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हैं। एक महिला तरक्की कर गई ना, महिलाएं जुड़ती जाती हैं। एक परिवार है, उसमें एक मर्द पढ़ा लिखा है तो वो मर्द पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर औरत पढ़ी लिखी है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। आप घर पे गौर करना, जिन परिवारों में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, उनके बच्चे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और जिसमें महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती उसमें बच्चे थोड़े रह जाते हैं पीछे। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे रह जाते हैं, पर रहने के चांसेस हैं, ज्यादा है।